हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। ये जो लेसन है ये क्लास 10 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि सर आप ये वाला लेसन पढ़ा दिए, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप आज मैं इसे करा दूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद इस लेसन के ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। इस लेसन को पढ़ने से पहले आपको पहले ये देखना होगा कि ये सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना होगा कि एक्चुअली में है क्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो पॉइंट है कि व्हाई कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू अस। कार्बन हमारे लिए क्यों एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरे क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन एक्चुअली जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें किस तरह का बॉन्डिंग होते हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। उसके बाद तीसरे पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स रिगार्डिंग व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बन भी एंगेज्ड होगा। कार्बन के अलावा कुछ नॉन कार्बन एलिमेंट्स भी एंगेज्ड होंगे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन किस तरह का एलोट्रॉप्स बनाता है, एलोट्रॉप्स एक्चुअल में होता क्या है, और लास्ट में फाइनली हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इन आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कार्बन जो देखो, अभी जितने भी कंपाउंड्स हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट में से ओके, अगर 117 नंबर्स ऑफ एलिमेंट को आप जोड़ दो और उसके कंपाउंड को जोड़ दो तो आप देखोगे कि कार्बन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका मतलब कंपाउंड 117 नंबर्स ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा है। मतलब 117 नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कंपाउंड जितना बनाएगा, कार्बन अकेला ही उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ओके, तो इसी वजह से कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी बन जाते हैं और इसी की वजह से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अदरवाइज आपके चैप्टर में ये भी हो सकता था कि नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, लेकिन इसके बारे में ना देखें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों दिया गया है आपको पता होगा अभी। ठीक है, तो हमने ये बात यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कार्बन एक्चुअली क्यों जरूरी है। जाहिर सी बात है कि कार्बन अगर इतना कंपाउंड बनाएगा तो डेफिनेटली उसके प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा, उसके कंपाउंड भी ज़्यादा होंगे। कंपाउंड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी भी होगा, ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा तो ज़्यादा यूजेस भी होगा। ठीक है, इसी के चलते हम कार्बन को इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कार्बन जनरली में क्या किस फॉर्म में रहता है। अगर आप एटमोसफेयर में देखोगे कि कार्बन एक्चुअली में क्या होता है, एटमोसफेयर में 0.03% में रहता है। ओके, कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी रहते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी रहते हैं। लेकिन ये चीज़ देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है। जब कहीं भी किसी भी एक सब्सटेंस का इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर उसका कंप्लीट कंबशन हो, मतलब किसी भी एक चीज़ को हम एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जिस किसी भी रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उस रिएक्शन में कभी भी क्या जनरेट नहीं होता, स्मोक जनरेशन नहीं होता। लेकिन जिस रिएक्शन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज होते हैं। अभी देखो कि क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मतलब एलिमेंट है, इस कंपाउंड है, इसी वजह से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन में एक बार फॉर्म होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में रहने वाले जो ऑक्सीजन है इसके साथ तुरंत ही रिएक्ट करके क्या बना देता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है इसी वजह से एटमॉस्फेयर में रहने वाली जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके ये तुरंत ही क्या बना देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। जिस कारण आपको कार्बन जो है नेचर में कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में आपको ये नहीं मिलेगा। ओके, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो अवेलेबिलिटी है ओके वो 0.03% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बारे में हमको पता लग गया। उसके बाद हम अर्थ क्रस्ट में देखते हैं। अर्थ क्रस्ट में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में आप देखोगे तो कार्बन जो है एक्चुअली अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आप देखते हो कोल के फॉर्म में हमको कार्बन मिलता है। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमको कार्बन मिलता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब हम जो पेट्रोलियम मतलब यहाँ पे दो वर्ड है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब रॉक, ओके, ओलियम मतलब ऑयल, मतलब इसका मतलब क्या है, रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे की सारे एक्चुअल में क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स को ले लो, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, तो इन सारे कंपाउंड को मिला के अर्थ क्रस्ट में कार्बन का जो परसेंटेज है वो लगभग 0.02% है। तो अर्थ क्रस्ट में अगर देखोगे तो कार्बन का परसेंटेज कितना मिलेगा आपको,
0.02% में मिलेगा, एंड अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो परसेंटेज कितना मिलेगा, 0.03% में मिलेगा। तो दोनों को मिला के लगभग परसेंटेज कितना हो गया, 0.05% हो गया। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन इज इमेज। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि 117 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ओके मिलकर भी इतना कंपाउंड नहीं बनाएगा ओके जितना कंपाउंड कार्बन अकेला बनाएगा। ओके, कार्बन का एस्टिमेटेड कंपाउंड आज के समय में लगभग क्या है, 3 मिलियन है, मतलब 30 लाख कंपाउंड अवेलेबल है कार्बन का। ओके, इसके चलते ओके कार्बन का प्रॉपर्टीज भी ज्यादा हो जाता है और यूजेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हमको अभी पता चल गया कि कार्बन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे डे टू डे लाइफ में क्यों ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं कार्बन। एक और इंपॉर्टेंट बात है कार्बन की तरफ से, अभी देखो बहुत लोग बोलते हैं कि कार्बन एक्चुअली में हर जगह मौजूद है। हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज है जिसमें कार्बन अवेलेबल है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा एक्चुअली में उस चीजों में कार्बन है कि नहीं? तो एक ही चीजों से आपको पता लग सकता है कि पहले क्या करो, आप उस चीज को बर्न कर दो। बर्न करने के बाद ओके, अगर जैसे मान लो ब्लैक कुछ निकल रहा है, काला काला कुछ धुआं निकल रहा है, ऐसा कुछ मिल गया, या फिर आपको ब्लैक सब्सटेंस कुछ भी मिल जाए, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि उस सब्सटेंस में एक्चुअली में क्या है, कार्बन मौजूद है। ओके, जैसे कुछ मेटल भी होता है, जैसे कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे ना, तो उसमें क्या आ जाता है, ब्लैक कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है। कॉपर मेटल के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा मत मान लेना कि यहाँ पे एक्चुअली कार्बन है, बिल्कुल नहीं। कुछ एलिमेंट को छोड़ के या फिर कुछ कंपाउंड को छोड़ के आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कंपाउंड में जो कुछ भी बर्न होने के बाद उसमें काला काला कुछ चीज दिख जाए, तो आप ये मान लो कि उसमें एक्चुअली में कार्बन है। तो कार्बन एक्चुअली में है कि नहीं, इसके बारे में हमने पता लगा लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्डिंग इन कार्बन, हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। अभी देखो, बॉन्डिंग इन कार्बन के जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड ओके, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? देखो, हमने पहले एक आप लोगों ने या फिर पढ़ा हुआ होगा, मेटेलिक मतलब क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि दो एलिमेंट होते हैं, एक तो होते हैं आपका मेटल, दूसरा होता है आपका नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक तरह का कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूज करने के बाद मेटल को ऑक्टेट कंडीशन मिल जाता है, मतलब जो उसके लिए स्टेबल कंडीशन है। उसके बाद मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा। और नॉन मेटल क्या बनाएगा, अपना एनायन बनाएगा। मतलब दोनों क्या करेगा, मेटल कैटायन बनाएगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और नॉन मेटल क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक्चुअली में आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिए थे, ओके, या फिर आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं एक दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। अभी हम देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है। कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे आपने देखा होगा कि मेटल आयनिक कंपाउंड में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए। दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। दो नॉन मेटल आपस में अगर कंबाइन हो जाता है तभी आपको क्या मिलेगा, कोवेलेंट, ओके, कोवेलेंट कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, दो नॉन मेटल आपस में अगर कंबाइन हो जाएगा तब उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कोवेलेंट कंपाउंड मिलेगा। जैसे आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए ओके क्या होना चाहिए, मेटल को मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मेटल से। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मेथड इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मेथड इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, दोनों एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ओके, मतलब ये जैसे मान लो हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, ये वाला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 होगा, मतलब इसके फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मॉलिक्यूल होगा, तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और वो भी यहाँ पे कितना क्या लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन एटम्स है, ओके, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दूसरे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब इसके के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के फर्स्ट सेल को फिलअप करने के लिए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा।
ओके आप जानते हो लिविस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या फिर डॉट कॉन्सेप्ट के बारे में, ओके जहाँ पे दोनों एलिमेंट, दो एलिमेंट या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट अपने क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद ओके दोनों ऑक्टेट कंडीशन पा जाता है, दोनों को ऑक्टेट कंडीशन मिल जाते हैं। देखो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला भी हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, आपस में एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने के बाद ओके मतलब एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि बॉन्डिंग क्या होता है। ओके इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे करेंगे। पहले आप जान लो कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ क्या करता है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने के बाद क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ओके जब दो नॉन मेटल के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होकर कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, तब दोनों नॉन मेटल अपने ऑक्टेट कंडीशन, दोनों नॉन मेटल को क्या मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाता है, मतलब दोनों को ऑक्टेट कंडीशन मिल जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो कि जैसे आपने देखा होगा कि मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। और मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में एक तरह का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जिससे कि आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कौन सा फोर्स होगा, जब दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं तो दोनों नॉन मेटल के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जिसका नाम है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दो नॉन मेटल के बीच में ओके इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद जिस तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम नाम देते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाद में आपको हायर क्लास में आपको मिलेगा कि ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जनरली 3 टाइप का होता है। ओके एक तो होता है आपका मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरा होता है ओके डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, एंड तीसरा होता है आपका लंडन फोर्स। ओके लंडन फोर्स अभी ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके मैं सीधा ये बोल देता हूँ कि नॉन मेटल के बीच में जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद ओके दोनों अल्टीमेटली अपने मतलब स्टेबिलिटी अटेन करेगा और दोनों के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसका नाम है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके ठीक है, वेरी गुड। अभी हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अभी देखो कार्बन, तो एक मिनट में इसका एक पॉइंट रह गया है, ये कार्बन का बॉन्डिंग, कार्बन किस तरह का बॉन्डिंग शो करेगा। देखो कार्बन के लिए आप देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,4, मतलब फर्स्ट सेल में कितना रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड सेकंड सेल में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी अच्छे से अगर देखोगे तो कार्बन के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, बॉन्डिंग की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे मान लो इसका न्यूक्लियस है, ये वाला पहला सेल और दूसरा वाला कितना है, ये दूसरा सेल। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओके तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा, ओके किसी दूसरे एलिमेंट से कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन का एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, डेफिनेटली 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, है कि नहीं, बोलो एक ही नहीं, डेफिनेटली। फर्स्ट सेल में कितना होगा 2, सेकेंड सेल में कितना होगा 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो जैसे मान लो किसी दूसरे एलिमेंट से कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कार्बन यहाँ पे क्या बनाएगा C4+ आयन बनाएगा। लेकिन ये आयन होना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 5 प्रोटॉन्स है, सॉरी 6 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा 6 प्रोटॉन होगा। ठीक है, जैसे ही उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वैसे अल्टीमेट उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, और इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 होगा, मतलब 6 प्रोटॉन ओके कितना इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा अच्छे से। इसी वजह से इसका बॉन्डिंग जो है थोड़ा वीक होगा। ओके लेकिन ये एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या हो जाता है, ये आयन कभी कभार पॉसिबल हो जाता है, और इस आयन का नाम है क्या है आपका कार्बाइड आयन। क्या आयन, कार्बाइड। ओके एक मिनट, इसको हम कार्बाइड आयन सारे इलेक्ट्रॉन, हाँ एक मिनट, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद एक्चुअली में प्लस हो जाता है, एक्सेप्ट करने की वजह से माइनस आ जाता है, तो C4- आयन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्बाइड आयन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कार्बाइड आयन बोलेंगे। अभी देखो जनरली ये आयन ये होना जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभार ये एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से एक्चुअली ये पॉसिबल हो जाता है। अब ये देखो ये जो कार्बाइड आयन है ओके इसका एक कंपाउंड भी है, जनरली जैसे आप सिलिकॉन के जानते हो, सिलिकॉन ओके कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग में चला जाता है ओके सिलिक Si4+ C4-, तो दोनों को कंबाइन करके आप कंपाउंड बना सकते हो, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ओके ये वर्ल्ड के सेकंड हार्डेस्ट एलिमेंट में से एक है। ओके इसका एक नाम और है जिसका हम बोलते हैं कार्बोरेंडम। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोरेंडम। ओके कार्बोरेंडम बोलते हैं इसको।
तो ठीक है, इसके बारे में आपको पता लग गया। सिलिकॉन कार्बाइड इसका कार्बन में तो कंपाउंड तो बनाता है एक्चुअली, लेकिन ये कभी कभार ही बनाते हैं, जनरली ये केस होना पॉसिबल नहीं है। अभी हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं, जहां पे एक्चुअली में क्या करेगा, ओके, कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को दे देगा। तो ये वाला पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, केस 2 में क्या हो सकता है कि कार्बन अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दूसरे को दे देगा, ओके, तो क्या हो सकता है, तो कार्बन के पास फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या ये होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। ऐसा इसीलिए कि देखो, जैसे मान लो ये चारों इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के समान दूरी पर है, राइट, न्यूक्लियस के समान दूरी पर है। मतलब न्यूक्लियस का जो फोर्स है 100% फोर्स है, ये चारों इलेक्ट्रॉन में इक्वली डिवाइडेड है। मतलब इमेजिन करो कि न्यूक्लियस का 100% फोर्स अगर 4 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स मिलेगा, 25% फोर्स मिलेगा, ठीक है, 25 25 25 21 100%। मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरा एलिमेंट ओके फोर्स देके उस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकता आसानी से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ओके न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ओके, तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट में अल्टीमेटली उसको फोर्स लगाना होगा, ओके, न्यूक्लियस के अगेंस्ट में उसको फोर्स लगाना होगा, ताकत लगाना होगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो पाए, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से ओके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, अगर मैंने क्या किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस के अगेंस्ट में जाके मुझे फोर्स लगाना होगा, ठीक है, मतलब 25% फोर्स लगाना होगा, ठीक है, 25% फोर्स लगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मान लो रिमूव हो गया। अभी न्यूक्लियस का 100% फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन अंदर से तो कम नहीं हुआ है, प्रोटॉन पहले जितना था अभी भी उतना ही है। न्यूक्लियस का 100% फोर्स 3 इलेक्ट्रॉन में के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना परसेंट फोर्स मिलेगा, लगभग 33.33% फोर्स मिलेगा। 100 डिवाइड बाय 3 मतलब 33.33% फोर्स मिलेगा। तो अभी मुझे बताओ कि अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगाना होगा कि कम लगाना होगा? तो ज्यादा लगाना होगा। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली, जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया, अभी न्यूक्लियस का 100% फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, ये वाला। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली इस वाले इलेक्ट्रॉन को 50% फोर्स मिलेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी 50% फोर्स मिलेगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को 50%, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो 50% फोर्स से उसको हटाना होगा। मतलब उसके थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। सिमिलरली, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो न्यूक्लियस का 100% फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा ओके मतलब अच्छे से बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप रिमूव नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। इसका मतलब मैंने ये अभी तक ये बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ओके किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। ऐसा इसीलिए एक ओके क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो जनरली बहुत छोटा है, और छोटे होने की वजह से उसका जो साइज मतलब आउटरमोस्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। ओके, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो कितना बचेगा न्यूक्लियस में? फर्स्ट सेल न्यूक्लियस में कितना सेल, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, 6 है। ओके, आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, C4+ बनाएगा। क्या ये होना पॉसिबल है? इस केस में तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक है। वेरी गुड। वो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। अभी हम आते हैं थर्ड केस में। तो ये वाला केस जनरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। वेरी गुड। अभी हम आते हैं कार्बन के थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में। कार्बन के थर्ड पॉसिबिलिटी को देखो। ओके, केस 3। तो कार्बन सबसे अच्छा क्या कौन सा ऑप्शन लेगा? ऑप्शन 3 को लेगा, मतलब केस 3 को लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ओके, इस केस में कार्बन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। एंड शेयरिंग इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। देखो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन इस तरह से भी मतलब बॉन्डिंग में जा सकता है, इस तरह से भी बॉन्डिंग में जा सकता है, या फिर कार्बन इस तरह से भी बॉन्डिंग में जा सकता है।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर अगर इस तरह का हो, इसका मतलब क्या है, चारों तरफ से कार्बन को जो कुछ भी एलिमेंट मिलेगा, ओके, वहां पे अल्टीमेटली वो सारे एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, एक होगा। देखो वैलेंसी होता क्या, मैंने पहले बोल दिया कि जैसे मान लो अगर इस तरफ से कोई दूसरा एलिमेंट ओके इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग में जा रहा है, तो जो एलिमेंट ओके कार्बन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाएगा, तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे मोनोवैलेंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको, मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट एलिमेंट, मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब मोनोवैलेंट मैंने ऐसा नहीं है कि उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक से ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन वो अपना एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। इसी वजह से उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कार्बन इस तरफ दो इलेक्ट्रॉन मतलब शो कर रहा है, इस तरफ से दो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, मतलब जो कुछ भी कोई भी एलिमेंट कार्बन के इस तरफ से जो मतलब आएगा या फिर इस तरफ से आएगा, ओके, वो एलिमेंट एक डाइवैलेंट एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट अपना दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्डिंग बनाएगा। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट एलिमेंट। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ओके, इस तरफ से जो एलिमेंट आएगा कार्बन से, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट कार्बन के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके अपना बॉन्डिंग बनाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट एलिमेंट, और इस तरफ से जो आएगा उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे कार्बन के जो मतलब शेयरिंग ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे एक चीज और है, आप देखो जो बिगर एटम्स के बीच में एक्चुअली में बॉन्डिंग होगा वो जनरली वीक होते हैं। क्या, क्यों वीक होते हैं, क्योंकि बिगर एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, ओके, सो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत देर दूर होते हैं, और इसके चलते एक्चुअली में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन भी ओके न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। इसी वजह से क्या होगा, बिग एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, एक्चुअली में वो जनरली क्या होता है, ओके, मतलब कम होते हैं। बिग एटम के बीच में न्यूक्लियस भी दूरी पर होते हैं, ओके, और अपना एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अच्छा आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, खुद के इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को कैसे करेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में जो मतलब बॉन्डिंग होता है जो जनरली वीक होता है। लेकिन स्मॉल एटम में ऐसा नहीं होता, जैसे कार्बन, ओके, स्मॉल एटम के ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले तो ये होता है कि उसका साइज कम है, और जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, और न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, और दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब आसानी से उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, ओके, स्मॉल एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं वो जनरली थोड़ा मतलब टफ होते हैं, जनरली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर। अभी हमने होप ये दोनों पॉइंट आपने समझ लिया। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, मैं करा दूंगा दोबारा से। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे एक्चुअली में क्या होता है, बॉन्डिंग बन सकता है। जैसे आप देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है। ये एक तरह का डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि दो एटम एंगेज्ड हुआ है यहाँ पे। ओके, अब जानते हो मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो फिर फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम आपस में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। पहले एक चीज याद रखो, कोवेलेंट कंपाउंड में एक चीज हमेशा याद रखना, एक एलिमेंट उतना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जिसको मतलब उसको जरूरत है। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंडीशन में फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, जानते हो आप, 2, एल सेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 8, एम सेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 8, उसी तरह एन सेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 18। ओके, इन सारे नंबर्स को बोला जाता है मैजिक नंबर, आप जानते हो शायद। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। मतलब जैसे मान लो एक हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन नीडेड है, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये शेयर करेगा। तो एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि उसको एक चाहिए तो वो एक ही शेयर करेगा, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हाइड्रोजन सोचेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन का थॉट वही है, ये सोचेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, तो मतलब दोनों के बीच में अल्टीमेटली क्या होगा, एक तरह का बॉन्डिंग होगा। ओके, इसका हम नाम देंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बनाएगा, ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब दो एटम के बीच में, दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बनेगा, तो उस बॉन्ड को नाम देंगे हम क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसी वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर दो एटम के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उसकी वजह से क्या बनता है, ओके, मतलब डबल बॉन्ड बनता है। देखो मतलब ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉन्ड, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और बॉन्ड।
सिमिलरली दो एटम के बीच में अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता तो इन दो तीनों के बीच में अल्टीमेटली क्या बनता, ओके, उन दोनों एलिमेंट के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनता। एक्चुअली में इन बॉन्ड का नाम भी है, देखो फ्यूचर में आपको मिलेगा सिंगल बॉन्ड, ये फिर डबल बॉन्ड, ये फिर ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इसका नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा है। इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और दूसरा बॉन्ड आपको क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा, ओके। यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 सिग्मा मिलेगा आपको, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या मिलेगा आपको, सॉरी, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। जिस एलिमेंट में भी अल्टीमेटली आपको पाई बॉन्ड ज्यादा मिलेगा, जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड ज्यादा मिलेगा वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से आपको नजर आएगा कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में वो ज्यादा आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, ओके। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का रिएक्टिविटी बहुत कम होते हैं, इसी वजह से रिएक्शन में ज्यादातर देखा नहीं जाता, मतलब अच्छे से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये जो मैंने राउंड सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ये जो राउंड सिंबल, इस राउंड सिंबल को क्या नाम दिया गया, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये जो क्लाउड है ना, इस क्लाउड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसके ये सोच रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, और इस वाले क्लाउड में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दो, और ये हाइड्रोजन सोचेगा दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। इसी तरह से अल्टीमेटली आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।